प्रिय पाठकों, आज की चर्चा का केंद्रित विषय है लोक प्रशासन के अंतर्गत एक शीर्षक जिसे कार्मिक प्रशासन से मैंने लिया है। अर्थात कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आपको संघ लोक सेवा आयोग की भी जानकारी होनी चाहिए। इस संस्था के बारे में जो विभिन्न स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन करती है। तो चलिए इस संस्था के बारे में पता करते हैं। इसके तहत हमारी जानकारी केंद्रित रहेगी इस संस्था के संरचना को लेकर के। इस संस्था के जो सदस्य हैं, अर्थात ये आयोग जो है, इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष एवं इनके सदस्यों के बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे हम लोग। इसके साथ साथ इसके कार्य क्या क्या है और किस तरीके से यह सलाहकारी संस्था के रूप में भारत सरकार को सहयोग करती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए एक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। इस विषय को आप तक रखने के पीछे मेरी कोशिश यह होगी कि ये सिविल सेवा परीक्षा में, खासकर प्रारंभिक परीक्षाओं में भी आजकल संस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग को भी ध्यान में रख करके कोई प्रश्न अपेक्षित हो सकता है। और यदि मुख्य परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग को दृष्टिगत रखते हुए कोई प्रश्न पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है और ये किस तरीके से कार्य करता है, इसका वर्णन प्रस्तुत करें, तो चलिए इसकी व्याख्या तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग का परिचय ये है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो भारतीय संविधान में यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान भाग 14 में दर्ज किए गए हैं। अर्थात संविधान का भाग 14 जो है, भाग 14 जो है उसमें दर्ज है। इस भाग में अनुच्छेद देखा जाए तो 308 से लेकर के 323 तक के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, उनके कार्यों और उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस आयोग की स्थापना की बात की जाए तो मूलतः ये औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। उस वक्त इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था। इस आयोग को कानूनी अधिकार अर्थात लीगल राइट्स 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्राप्त हो गए थे। और आजादी के बाद अर्थात हमारी स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि सिविल सेवा परीक्षा का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग को और अधिक सुदृढ़ और स्वतंत्र बनाना होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा देने के तहत संविधान के भाग 14 में इसे स्थान दिया गया। तो ये परिचय था आपको संघ लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए। आगे हमारी चर्चा संघ लोक सेवा आयोग की संरचना को लेकर के होनी चाहिए। तो यह आयोग अर्थात यूपीएससी में एक अध्यक्ष पद होते हैं और 10 सदस्यों का भी एक मंडल होता है। लेकिन संविधान में इनके सदस्यों की बात अगर की जाए तो सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, बल्कि उसके सदस्यों की संख्या को निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा को प्रदत्त है। अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से इन सदस्यों की संख्या घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और राष्ट्रपति ही अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। आयोग में अर्थात यूपीएससी में कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों में कम से कम 10 वर्षों के काम करने का अनुभव होता है। अब थोड़ी सी चर्चा इस पद पर आसीन अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की जाए, अर्थात उनके पद अवधि की जाए, अर्थात उनकी सर्विस पीरियड की जाए। तो अध्यक्ष समेत सदस्य पदों के पद धारण करने से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कभी एमसीक्यू प्रश्न आता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं समस्त जो सदस्यगण होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है।
तो आप इसे ध्यान रखें, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ये इसका जवाब होगा। इसके अलावा वे चाहे, अर्थात वे सदस्य एवं समिति अध्यक्ष चाहें तो अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना रिजिग्नेशन अर्थात अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके कार्यकाल अर्थात टेन्योर पूरा होने से पहले भी संविधान में बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किन परिस्थितियों में हटाते हैं उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो उनकी शर्तें ये हैं कि यदि उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अर्थात वो बैंकरप्ट हो गए हो तो वो अपने पदमुक्त हो सकते हैं। दूसरा शर्त यह है कि यदि वो अपने पद अवधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन से यदि वो संलग्न हो अर्थात वो कहीं से वॉलंटरी पैसे ले रहे हो या सैलरी उठा रहे हो तो ऐसी स्थिति में वो इसके अयोग्यता हो जाती है उनकी। इतना ही नहीं, यदि राष्ट्रपति की समझ में वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षमता के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन करने में यदि सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में स्वतः वो अपात्र हो जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति उन्हें दुर्व्यवहार एवं कदाचार के आधार पर भी हटा सकते हैं। लेकिन दुर्व्यवहार और कदाचार की जहां तक बात चली है उसके संदर्भ में मामलों की जांच, संबंधित मामलों की जांच जो है वो उच्चतम न्यायालय पर भेजना अनिवार्य होता है। तो अभी जो मैंने बात किया दुर्व्यवहार और कदाचार को लेकर के, तो उसका आधार क्या होता है इस पर भी नजर जानी चाहिए। तो यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से जारी की गई किसी कॉन्ट्रैक्ट में अर्थात किसी संविदा में यदि वो हितधारक हो तो उसे कदाचार और दुर्व्यवहार के आचरण के अंतर्गत उसे पदमुक्त किया जा सकता है। इसी तरह यदि वो किसी ऐसी संविदा और करार से जुड़े होने वाले लाभ का भागीदार हो या किसी भी प्रकार का वो ऐसी संविदा और करार से होने वाले लाभ का यदि भागीदारी की पुष्टि हो जाती है तो इसे भी उसकी अपात्रता का प्रमाण माना जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ के संदर्भ में, अर्थात आयोग का कार्यालय के बारे में यही माना जाए कि केंद्रीय सचिवालय का ये अंग होता है। और आयोग में जो स्थायी स्टाफ होते हैं, जो परमानेंट स्टाफ होते हैं, उनमें एक सचिव और सचिव समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी वहां कार्य करते हैं। और आयोग के स्टाफ की जो संख्या होती है और उनकी जो सेवा शर्तें हैं होती है उनको निर्धारण करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति के पास है। और वही आयोग ये कार्य वो आयोग के परामर्श से भी करते हैं। तब थोड़ी सी चर्चा की जाए आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के वेतनमान की भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो वर्तमान स्थिति में आयोग के अध्यक्ष की सैलरी अर्थात वेतन 2,50,000 के आसपास है, जबकि उनके सदस्यों का वेतन 2,25,000 के आसपास है। जहां तक आयोग के सचिव की बात हुई, आयोग के जो सचिव होते हैं उनका जो पद होता है वो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समानो पदधारक होते हैं अर्थात उनका समकक्ष होते हैं। और उनकी नियुक्ति आयोग के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। उसके बाद वह अपनी अवधि पूरा होने के बाद भारत सरकार के अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने पैतृक सेवा में वापस चले जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनके स्टाफ के संदर्भ में एक सांकेतिक जानकारी आप तक मैंने पहुंचाया। अब थोड़ी सी चर्चा संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के कार्यों को लेकर के की जाए। तो यूपीएससी जो है केंद्र सरकार के लिए कई तरह के कार्मिकों की नियुक्ति संबंधी कई परीक्षाओं का आयोजन करता है। ये यूपीएससी के मुख्य कार्य माने जा सकते हैं। हालांकि इसके अलावे अपनी सलाहकारी संस्था के रूप में इस भूमिका में यह और कई तरह के कार्य करता है। तो यह आयोग अर्थात यूपीएससी केंद्र सरकार को नियुक्ति संबंधी प्रणाली अर्थात अपॉइंटमेंट सिस्टम से संबंधित मामलों में सलाह भी देता है। तो अपनी सलाहकारी भूमिका में इसकी अगली भूमिका है कि यह आयोग संघ सरकार में डायरेक्ट एवं पदोन्नति के मामले में भी होने वाली नियुक्तियों के संबंध में
सरकार को सलाह देता है। अर्थात जितने भी प्रमोशन होते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं ग्रुप ए सर्विसेज के लिए, ग्रुप बी सर्विसेज के लिए, इसके लिए भी वो अपने सरकार विशेष को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को सलाह देता है कि संबंधित पदधारक व्यक्ति जो अपने अनुभव से और उम्र की सीमा से उच्च पद पर आसीन होने की योग्यता रखता हो, तो उसमें उनकी स्क्रूटनी की जाती है और संबंधित अधिकारी का चयन किया जाता है। अर्थात जो जैसे डीएसपी हो किसी जिले में और वरिष्ठ हो जाते हो तो उनकी पदोन्नति एएसपी के पद पर या सीटीएसपी के पद पर होती है, तो इसका भी दायित्व तो यूपीएससी ही करता है, इसका सलाह यूपीएससी ही देता है। इस तरह से यह आयोग किसी भी कार्मिक के विरुद्ध चलने वाली जो विधिक कार्रवाइयां होती हैं, जो लीगल इश्यूज होते हैं या लीगल एक्शंस जो होते हैं, इसके संबंध में भी वो सरकार को सलाह देता है। इसके साथ साथ यूपीएससी अपने यहाँ नियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के विषय में भी सरकार को सलाह देता है। तो अपने महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका के रूप में यूपीएससी कई किस्म के कार्य यूपीएससी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इस तरह यह आयोग राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर अन्य मामलों में भी अपनी एडवाइजरी सपोर्ट देता है। इतना ही नहीं, यदि किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर यूपीएससी से संबंधित राज्य के लिए लोक सेवा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक तरह से निवेदन करे या यूं कहे कि आग्रह करे, तो यूपीएससी उसका भी प्रबंध करता है। इतना ही नहीं, किसी लोक सेवक की निंदा या उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर सेवा विस्तार जैसी स्थिति में वो नौकरशाहियों के या नौकरशाह के पुनर्नियुक्ति संबंध में भी वो केंद्र सरकार को सलाह देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी बृहत्तम भूमिका में कई तरह के सलाहकारी भूमिका अदा करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद के दोनों पटलों पर रखता है या प्रस्तुत करवाते हैं। लेकिन यदि आयोग को नियम की सिफारिशें यदि स्वीकृत ना भी की जाती हो तो उसके लिए उचित और तार्किक कारण भी प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। तो अभी तक आपने संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य या फिर उनके कार्यों के तहत इतनी व्याख्या सुनी। अब थोड़ी सी चर्चा की जाए कि संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक परामर्शदात्री की संस्था के रूप में है, फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यता नहीं है। जैसे राजनयिक जैसे पदों पर से संबंधित मामलों पर अर्थात डिप्लॉयमेंट जो होती है उसके संदर्भ में यूपीएससी का सलाह मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सर्विसेज या उनके कर्मचारियों के नियुक्ति संबंधी मामलों पर भी यूपीएससी अपनी सलाह केंद्र सरकार को नहीं दे पाता है, अर्थात उनकी सलाहकारी भूमिका वहां समाप्त हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो यूपीएससी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जितने प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन करते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसमें प्रमुखतम कहा जाए तो माध्यम से 24 किस्म की 24 सेवाओं का आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे चर्चित है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा। इसके अलावे यूपीएससी के द्वारा भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा, भारतीय भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षी सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा। इतना ही नहीं, केंद्रीय पुलिस सेवा जिसके अंतर्गत आईटीबीपी, सीआरपीएफ है ना, बीएसएफ जैसे पदों पर, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे पदों पर नियुक्ति की जाती है। इसी तरह से सीडीएस जिसको कहते हैं अर्थात संयुक्त रक्षा सेवा, जैसे सेना के उच्च स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस तरह एनडीए जिसे राष्ट्रीय रक्षा सेवा कहते हैं, इस स्तर तक में भी योग्य अभ्यर्थियों का चयन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है और उनके मानदंडों के तहत किया जाता है। तो यूपीएससी के बारे में, इस संस्था के बारे में अभी आपने
इसकी संक्षिप्त भूमिका के या इसके संरचना को लेकर के इसके कार्य और इसकी सलाहकारी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आपने आज के व्याख्यान को सुना। वर्तमान में कहा जाए तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है श्री मनोज सोनी जी हैं, ये भी आपको ज्ञान में होना चाहिए। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए एक संक्षिप्त व्याख्या आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की। परीक्षा उपयोगी जानकारियों के तहत एमसीक्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें यूपीएससी की संरचना को दृष्टिगत देखते हुए कुछ प्रश्न होगा, उनके सदस्यों के वेतन को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके कार्य अवधि को लेकर के पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन से कार्य या परामर्शदात्री संस्था के रूप में उनकी भूमिका क्या है, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो या फिर परीक्षा दीर्घोत्तरीय परीक्षा में शॉर्ट नोट्स के जरिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज मैंने इसको केंद्रित करते हुए आप तक एक सामग्री पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी। जल्दी मैं दूसरे विषयों पर केंद्रित करते हुए नए विषय के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यदि आपको आज का व्याख्यान पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। जल्दी नए वीडियो में मैं फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।